हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स केयर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लाइसोसोम के बारे में। समझेंगे कि लाइसोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन कैसा है और वो कैसे कैसे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। इन सभी चीज़ों को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे तो अब आपको सारे लेक्चर टॉपिक वाइज बेसिस पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक बार जाकर आप इसको एप्लीकेशन पर चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स रिलेटेड अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी की जरूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का मेन टॉपिक और समझते हैं लाइसोसोम के बारे में। अगर हम लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम को किसी सेल के अंदर आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, बिकॉज कि जिस तरीके का जो लाइसोसोम होता है उसी तरीके का सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर आपको अलग सेल ऑर्गेनल्स भी देखने को मिलते हैं। इवन इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी देखने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी महसूस होती है। बहुत ही इसको बेसिकली क्या है, बहुत आसानी से इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इन ईयर 1955, ठीक है, 1955 में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था क्रिस्टियन डी डूवे, ठीक है, क्रिस्टियन डी डूवे। इन्होंने सबसे पहले लाइसोसोम को आइडेंटिफाई किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, लाइसोसोम को आइडेंटिफाई किया। ये चीज आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम लाइसोसोम्स के बारे में कुछ चीजें जान ले पहले से ही तो आगे डिस्कस करना थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। सो अगर हम लाइसोसोम की बात करें तो एक सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये कैसा है आपका सिंगल मेम्ब्रेनस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। तो ये क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन का बना हुआ एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। कुछ इस तरीके का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसके अंदर लगभग 40 से 50 टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो क्या होगा, 40 to 50 टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम इज प्रेजेंट। यानी 40 से 50 टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम का मतलब क्या होता है, यहां पर अगर हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम की बात करें तो इसका मतलब होता है डाइजेस्टिव एंजाइम। इसका मतलब होता है डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी जो किसी चीज को डाइजेस्ट करने में मदद करता हो या किसी सेल को लाइसिस में करने में हेल्प करता हो, यानी सेल की लाइसिस जो एंजाइम कर देता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है कि ये जो इसके अंदर जितने भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं उनको बेस्ट फंक्शन करने के लिए जो पीएच होता है वो लगभग 4.5 से 5 के करीब का होता है, ठीक है। सो बेस्ट पीएच कितना होता है, 4.5 से लेके 5 तक होता है। ये चीज आपको याद रखना है। यानी ये जो इस पीएच पे जिसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे वो एंजाइम क्या होते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की चीज अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करें कि ये जो लाइसोसोम है इसका मार्कर एंजाइम क्या है, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि मार्कर एंजाइम क्या होते हैं, ठीक है। सो मार्कर एंजाइम्स का काम क्या होता है, किसी भी सेल के अंदर किसी स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम मार्कर एंजाइम की बात करें, मार्कर एंजाइम, इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको ध्यान रखना है। अगर हम मार्कर एंजाइम की बात करें तो मार्कर एंजाइम यहाँ पर क्या होता है आपका एसिड फॉस्फेटेज। ये नाम आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इसको हम अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। सो जो मार्कर एंजाइम होगा आपका लाइसोसोम का वो क्या होता है आपका एसिड फॉस्फेटेज होता है। इस चीज को हमें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो आपका सिंपल सा लाइसोसोम है वो एक सिंगल मेम्ब्रेनस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, तो इसको हाईलाइट भी कर लेते हैं साथ के साथ, ठीक है। सो ये क्या है आपका एक सिंगल मेम्ब्रेनस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, ये चीज आपको याद रखना है।
उसके अलावा इसके अंदर 40 से 50 टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका मेन फंक्शन डाइजेस्टिव एंजाइम की तरह यूज करना होता है। ठीक है, चीज आपको याद रखना है। इन एंजाइम्स को वर्क करने के लिए जो बेस्ट पीएच की जरूरत पड़ती है वो 4.5 से 5 के बीच में हो सकती है, चीज आपको याद रखना है। और आपका जो लाइसोसोम है उसके लिए जो मार्कर एंजाइम होता है वो मार्कर एंजाइम आपका एसिड फॉस्फेटेज होता है। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक की जो चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और इसकी जो डिस्कवरी है, सबसे पहले इसको लाइसोसोम को डिस्कवर किया था आपके क्रिस्टियन डी डुवे ने। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। अगर यहाँ तक कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट अब बात करते हैं कि ये जो आपका सिंपल सा लाइसोसोम है ये ओरिजिनेट कैसे होता है। ठीक है, सो आपको मैंने एक टर्म बताया था, गर्ल फॉर्मेशन। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है कि लाइसोसोम्स को बनाने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आपका गोल्जी बॉडी दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यानी यहाँ पर जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन अगर हम बात करें, जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम इसका जो फॉर्मेशन वो आपके या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हो सकता है या फिर आपके गोल्जी बॉडी से हो सकता है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में की बात करें तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो आरईआर होता है, आरईआर बेसिकली क्या है, वो पंच ऑफ होके या फिर बोल सकते हैं ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना देता है। और इसके अंदर जितने भी राइबोसोम है वो इसके अंदर के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का फॉर्मेशन करता है। और यहाँ पर जो आरईआर से जो लाइसोसोम बनता है, जो लाइसोसोम बनेगा, इस लाइसोसोम को बोला जाता है प्राइमरी लाइसोसोम। ये आपका क्या होगा, प्राइमरी लाइसोसोम हो गया। ठीक है, सेम एज गोल्जी बॉडी से भी क्या होता है, गोल्जी बॉडी का जो आपको मैंने बताया था कि सिंपल सा इसके अंदर आपको इस सिस्टर्नी जैसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, यही लास्ट में क्या होगा, इस तरीके से ग्लोबुलर फॉर्म में हो जाते हैं और इसके अंदर डिफरेंट टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भर जाते हैं। और भरने के बाद ये जो गोल्जी बॉडी से पिंच ऑफ हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, पिंच ऑफ हो जाते हैं, मतलब कि गोल्जी बॉडी से टूट जाते हैं। और गोल्जी बॉडी से टूटने की वजह से अब इसको ये ग्लोबुलर फॉर्म बन गया और इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है। तो ये क्या है, बेसिकली इसको हम लाइसोसोम बोलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो ये चीज आपको याद रखना है। तो डायरेक्टली अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी से बनता है तो ऐसे जो लाइसोसोम्स हैं, ऐसे लाइसोसोम्स को हम बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी लाइसोसोम बोलेंगे। तो ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी लाइसोसोम्स है वो डायरेक्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी बॉडी से उसका फॉर्मेशन होता है। तो इस चीज को हमें इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो इसके बारे में छोटी छोटी पॉइंट्स को भी मेंशन कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज की अगर हम बात करें कि इसका जो ओरिजिनेशन होता है, इसका जो ओरिजिनेशन होगा तो कैसे लिख सकते हैं, ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होगा या गोल्जी बॉडी से होगा, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, जनरली क्या होगा, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स होते हैं, वो जो उसके प्रोटीन होते हैं, वही बाद में जाके अंदर की तरफ लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स का भी फॉर्मेशन कर देते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, सो जनरली जो गोल्जी बॉडी और आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनने वाले जो लाइसोसोम्स होते हैं उनको हम प्राइमरी लाइसोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी लाइसोसोम्स are pinched off from rough endoplasmic reticulum और गोल्जी बॉडी। तो ये चीज आपको याद रखना है कि ये इनसे पिंच ऑफ होते हैं, ये चीज याद रखना है, प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, लेकिन जो सेकेंडरी लाइसोसोम्स है, सेकेंडरी लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन होता है फैगोसोम्स के साथ जुड़ने के बाद, उसको अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था नोविकोफ ने देखा कि जो अमीबा प्रोटियस है उसके सेल मेम्ब्रेन में
एक आपको एंजाइम देखने को मिलता है जिसको हम एसिड फॉस्फेटेज बोलते हैं, और ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम क्या है, लाइसोसोम्स के अंदर भी देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं इसका जो मेम्ब्रेन है, उसका जो फीचर है, उसका जो मतलब बोल सकते हैं नेचर है, वो लाइसोसोमल टाइप का होगा। ये चीज आपको याद रखना है। सो हम लिख सकते हैं कि नोविकोव फाउंड एसिड फॉस्फेटेज, एसिड फॉस्फेटेज। ये जो एसिड फॉस्फेटेज है बेसिकली क्या है, एक मार्कर एंजाइम है। मार्कर एंजाइम है किसका, लाइसोसोम का, लाइसोसोम का। तो ये जो नोविकोव है, उन्होंने एसिड फॉस्फेटेज को कहां फाउंड किया, नोविकोव फाउंड एसिड फॉस्फेटेज इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा प्रोटियस। ठीक है, अमीबा प्रोटियस के अंदर इसको आइडेंटिफाई किया इन्होंने। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, सो आई होप आपका ये जो ओरिजिन है अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ध्यान रखना है कि जो आपका लाइसोसोम है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होगा या फिर गोल्जी बॉडी से हो जाता है। ठीक है, तो जनरली अगर हम बात करें जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम अगर बात करते हैं कि डायरेक्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम से डेवलप होता है, तब तो उसको बोलेंगे प्राइमरी। ठीक है, लेकिन अगर किसी और चीज से एसोसिएट हो जाता है प्राइमरी, तब उसको बोलेंगे सेकेंडरी। ठीक है, लेकिन एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था नोविकोव ने जो अमीबा प्रोटियस है उसके सेल मेम्ब्रेन में एसिड फॉस्फेटेज यानी कि जो लाइसोसोम का जो मार्कर एंजाइम है उसको आइडेंटिफाई किया। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आपका लाइसोसोम है, लाइसोसोम, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी लाइसोसोम, एक होगा प्राइमरी लाइसोसोम, और एक होता है आपका सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है, अब ये प्राइमरी लाइसोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या डिफरेंस होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसकी हमें आगे रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, तो जनरली प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या है, इसका डायरेक्टली फॉर्मेशन होता है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी से। ठीक है, सो जनरली क्या होगा कि जो ये जो आपका गोल्जी बॉडी है, इसका ये जो डिस्टल वाला पार्ट है डायरेक्टली पिंच ऑफ हो जाता है, इसके अंदर सारे सिक्रीशंस आके भर जाते हैं। उसके बाद ये डायरेक्टली क्या है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में बना लेता है जिसको लाइसोसोम बोलते हैं। ठीक है, सो इसका फॉर्मेशन क्या होता है, डायरेक्टली formed from ER और गोल्जी बॉडी। इनका फॉर्मेशन डायरेक्टली क्या होगा, ER या गोल्जी बॉडी से होगा। लेकिन सेकेंडरी लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, सेकेंडरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है जब प्राइमरी लाइसोसोम अगर फैगोसोम या फिर बात कर ले कि प्राइमरी लाइसोसोम रेजिडुअल बॉडी या पीनोसोम। ठीक है, इन सब में से किसी भी दूसरे स्ट्रक्चर्स के साथ अगर अटैच हो जाता है, ठीक है, जैसे कि हमने देखा है, जैसे मान लेते हैं कि कोई अमीबा है, इसको फूड खाना है, तो फूड खाने के लिए वो क्या करेगा, पहले फैगोसोम्स बनाता है। ठीक है, फैगोसोम आगे जाके क्या होगा, लाइसोसोम्स के साथ जुड़ जाएगा। तो जब फैगोसोम लाइसोसोम्स के साथ जब जुड़ता है तो इसको नाम देंगे फैगोलाइसोसोम, और ये जो आपका फैगोलाइसोसोम है इसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। इसी को क्या बोला जाता है, सेकेंडरी लाइसोसोम। यानी जब भी प्राइमरी लाइसोसोम किसी दूसरे स्ट्रक्चर्स के साथ फ्यूज हो जाता है, जुड़ जाता है, तब उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। तो फटाफट इसको एक बार हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, सो लाइसोसोम दो टाइप का होगा, एक होगा प्राइमरी लाइसोसोम और एक होगा सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम डायरेक्टली फॉर्म्ड होता है ER और गोल्जी बॉडी से। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम जब फैगोसोम, रेजिडुअल बॉडी या पिनोसोम्स के साथ अटैच हो जाता है, तब जाके इसका फॉर्मेशन होगा। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट है, कोई भी ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा है, तो आप डायरेक्टली कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, सो ये तो हो गया इसके ओरिजिन के बारे में कि किस तरीके से ये ओरिजिनेट होता है। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक की जो चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर डाउट बन रहा है किसी पॉइंट पे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं अकरेंस की, अब यहाँ पर ये पाया कहाँ जाता है, ठीक है। सो अगर हम अकरेंस की बात करें तो सबसे पहले अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स, ठीक है। सो आपने पढ़ा है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं देखने को मिलता, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, यानी प्रोकैरियोट्स के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होता है, जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो डायरेक्ट लाइसोसोम होगा, यहाँ पे जो डायरेक्ट लाइसोसोम होगा, या जैसा यूकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलता है वैसा डायरेक्ट लाइसोसोम यहाँ पर एब्सेंट होगा, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोट्स की बॉडी के बाहर, ठीक है, प्रोकैरियोट्स के बॉडी के बाहर एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पेस में आपको लाइसोसोम जैसा या हाइड्रोलिटिक एंजाइम का सिक्रीशन आपको देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। सो इस प्रोकैरियोटिक सेल के बाहर यहां पर कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, इस तरीके से बाहर की तरफ, ये जो अब बाहर आप देख रहे हो यहां पर क्या होगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर, इस यानी सेल के बाहर, इस तरीके से सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स देखने को मिलते हैं, और ये एंजाइम हाइड्रोलिटिक होते हैं और ये बिल्कुल वही फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो लाइसोसोम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो क्या होता है, सेम फंक्शन एज ऑफ लाइसोसोम, जैसा लाइसोसोम फंक्शन परफॉर्म करेगा वैसा ये भी फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो जनरली जितने प्रोकैरियोट सेल है वो क्या आपको सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम सिमिलर टू लाइसोसोम, और इसका जो फंक्शन होगा, इसका जो बेसिकली फंक्शन होगा ये डाइजेशन में ही हेल्प करना होता है। तो ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डाइजेशन होता है वो उनके सेल के बाहर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो हेल्प करेगा वो किस में हेल्प करेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। सो ये जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम है, ये जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम है जिसको हम लाइसोसोम भी बोल रहे हैं, यानी एग्जैक्ट लाइसोसोम नहीं है बट लाइसोसोम जैसी प्रॉपर्टी अपने अंदर रखता है, ठीक है। सो आपका ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम है ये क्या करता है, हेल्प्स इन डाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर डाइजेशन में हेल्प करेगा, और प्रोकैरियोट्स में डाइजेशन कैसा होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब आउटसाइड द सेल, यहाँ पे सेल के बाहर होता है, आउटसाइड द सेल। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डाइजेशन होगा वो सेल के बाहर होगा। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करें उसके बाद आता है कुछ प्रोटोजोन्स की। अगर हम प्रोटोजोन्स की बात करें, जैसे मान लेते हैं अमीबा हो गया, अमीबा, पैरामीशियम हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें टेट्राहाइमेना हो गया, इसके अंदर जो फूड वैक्यूल होता है, वो इक्विवेलेंट फूड वैक्यूल इज इक्विवेलेंट टू लाइसोसोम। और कौन सा लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, क्योंकि फूड वैक्यूल क्या है, सेकेंडरी लाइसोसोम के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। क्यों सेकेंडरी लाइसोसोम्स के लिए इक्विवेलेंट होगा, तो क्योंकि फूड वैक्यूल का जो फॉर्मेशन होता है वो फैगोसोम प्लस लाइसोसोम के फ्यूजन से होता है, इसलिए इसको फैगोलाइसोसोम बोलेंगे और वो सेकेंडरी लाइसोसोम का पार्ट बनाएगा। तो ये चीज हमें इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम स्लाइम मोल्ड्स की बात करें, तो जो स्लाइम मोल्ड्स है इसके अंदर आपको कुछ पार्टिकल्स देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको कुछ पार्टिकल्स देखने को मिलता है जो कि लाइसोसोम्स के जैसा ही दिखता है, ठीक है। पार्टिकल्स विच अपीयर्स
अपीयर्स एज लाइसोसोम। तो यहाँ पे आपको कुछ पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे जो कि लाइसोसोम्स के जैसा देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फंजाई। फंजाई के अंदर जो हाइफी है, ठीक है, जो हाइफी होता है फंजाई का, उसके अंदर आपको एसिड फॉस्फेटेज देखने को मिल जाता है, जो कि लाइटेशन में या डाइजेशन में हेल्प करता है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। सो फटाफट एक बार इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर हम जानते हैं कि जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है वो एब्सेंट होगा। तो जनरली जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो अपने चारों तरफ कुछ इस तरीके से एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम सिक्रीट करते हैं, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम है वो किसकी तरह मतलब सिमिलरिटी शो करता है, वो लाइसोसोम के जैसा सिमिलरिटी शो करता है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम है ये डाइजेशन में हेल्प करेगा, ये चीज आपको याद रखना है। और प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डाइजेशन होता है वो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, यानी सेल के बाहर होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम प्रोटोजोन्स की बात करें तो प्रोटोजोन्स के अंदर क्या होता है, अमीबा, ठीक है, पैरामीशियम हो गया, टेट्राहेमिना हो गया। तो इसके अंदर जो फूड वैक्यूल है वही इक्विवेलेंट होता है लाइसोसोम के, ठीक है। लेकिन कैसा लाइसोसोम के इक्विवेलेंट होगा, सेकेंडरी लाइसोसोम के, ठीक है। लेकिन अगर स्लाइम मोल्ड्स की बात करें तो स्लाइम मोल्ड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होता है वो कैसा अपीयर होगा, लाइसोसोम के जैसा होगा। यानी यहाँ पे स्लाइम मोल्ड के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो लाइसोसोम के जैसे अपीयर करते हैं, ठीक है। फंजाई की बात करें तो इसके हाइफा के अंदर एसिड फॉस्फेटेज प्रेजेंट होता है जो कि लाइसोसोमल एक्टिविटी परफॉर्म करता है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको इसका जो अकरेंस है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो लाइसोसोम्स है वो आपको ऑलमोस्ट हर एक सेल में देखने को मिल जाता है। तो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं नोट करके कि लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग्स, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं होगा कि सारे लिविंग्स के अंदर जो लाइसोसोम्स है वो एक ही जैसा होगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है कि सारे लिविंग के अंदर लाइसोसोम एक जैसे नहीं होंगे, लेकिन लाइसोसोम के जैसा ही आपको कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाता है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, मे भी बहुत बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि एनिमल सेल में इसको हम लाइसोसोम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल के अंदर, तो प्लांट सेल के अंदर जो लाइसोसोम है उसको हम स्फेरोसोम बोलते हैं, क्योंकि स्फेयर शेप का होता है। तो उसका नाम क्या होगा, स्फेरोसोम होगा, ठीक है। या फिर इसको हम एल्यूरॉन ग्रेन्स भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, एल्यूरॉन ग्रेन नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की जो चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर वो क्या है, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो जनरली अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि लाइपोप्रोटीन का बना हुआ होगा। ये चीज आपको याद रखना है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये ग्लोबुलर होते हैं, सो दे आर ग्लोबुलर, ठीक है। और अगर हम इसके डायमीटर की बात करें, दे आर ग्लोबुलर एंड रेंज ऑफ डायमीटर, यानी इसके जो डायमीटर का जो रेंज है, ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर, इसका जो रेंज है वो आपका वेरी कर सकता है 0.2 से लेके 0.8 माइक्रोन तक, ठीक है। ये चीज हमें इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट कि जो लाइसोसोम है, बेसिकली अगर हम बात करें कि ये एक स्फेरिकल बॉडी है जिसके चारों तरफ लाइपोप्रोटीन की एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। सो लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम्स आर स्फेरिकल बॉडी containing enzymes and bounded by lipoprotein membrane,
तो ये चीज हमें इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। मतलब कि जो लाइसोसोम है आपका, ये जो आपका लाइसोसोम होगा, ये एक सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, तो अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। उसके अलावा देखने में ग्लोबुलर होता है, यानी स्फेरिकल या गोलाकार देखने को मिलता है, जिसका जो डायमीटर है वो 0.2 से 0.8 माइक्रोन तक वेरी कर सकता है, ठीक है। अभी जो लाइसोसोम है वो स्फेरिकल बॉडी है जिसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, और इन एंजाइम्स को अब उसके अंदर बनाए रखने के लिए, इसको मतलब कि इसके सारे एंजाइम्स को एक पर्टिकुलर जगह पे बना कर रखने के लिए इसके ऊपर आपको लाइपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की जो चीजें हैं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो मैं लिखने जा रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको एक बार जरा ध्यान से आप समझेंगे, ठीक है। तो क्या हम लिखने जा रहे हैं इसको जरा देखिए जरा। लाइसोसोम के अंदर जो भी एंजाइम प्रेजेंट होगा और उसके बाहर जो भी उस एंजाइम से रिलेटेड जो सबस्ट्रेट है, वो सबस्ट्रेट कभी भी इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। यानी अगर सपोज करो इसके अंदर न्यूक्लियेज एंजाइम है जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करता है, तो कभी भी जो डीएनए है वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जो इसका जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, द मेम्ब्रेन is impermeable for the substrate whose enzyme is present inside the lysosome। लाइसोसोम के अंदर जो भी एंजाइम प्रेजेंट होगा, उसका जो उसके बाहर जो सबस्ट्रेट है, उस सबस्ट्रेट को वो ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब जनरली क्या होगा कि जितने भी इंजर्ड सेल्स होते हैं, जो डेड सेल्स होते हैं, उनके अंदर जो लाइसोसोम है वो खुद रप्चर हो जाते हैं, सो दैट कि वो जो पर्टिकुलर वो जो सिंपल सा उसके अंदर जो रप्चर सेल है, जो बेसिकली आप बोल सकते हो डेड सेल्स है, उन सेल्स को हटाने के लिए वहां पर लाइसोसोम खुद भी बेसिकली क्या होता है, रप्चर हो जाता है। इसलिए आपने सुना होगा, क्योंकि ये खुद के सेल में रप्चर हो जाता है और अपने सेल के अंदर के जितने भी सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उनको ये डाइजेस्ट कर देता है, उनका लाइसिस कर देता है, खत्म कर देता है। इसलिए आपने सुना होगा कि जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम्स, उसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं सुसाइडल। इसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसको हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। ये चीज आपने ऑलरेडी पढ़ रखी होगी, ठीक है। अगर यहाँ तक कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लाइसोसोम के मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। सो अगर हम लाइसोसोम के मेम्ब्रेन की बात करें, तो यहाँ पर एक सिंगल मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलता है, और ये जो सिंगल मेम्ब्रेन होता है वो लाइपोप्रोटीन का बना हुआ होगा, ठीक है। और ये जो मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल होता है सर्टेन सबस्ट्रेट्स के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो जस्ट अभी हमने लिखा ही था, ठीक है। ये एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो किसका बना होता है? लाइपो प्रोटीन्स का बना हुआ होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। और ये जो लाइपोप्रोटीन का ये जो मेंबर है, बेसिकली ये हेल्प करता है कि कोई भी सबस्ट्रेट इसके अंदर एंटर ना कर पाए, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है। लगभग 40 से 50 टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि उसको बेसिकली क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है उस सबस्ट्रेट को, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा क्या है, जो लाइसोसोम के जो मेम्ब्रेन है, उसके अंदर आपको बेसिकली क्या है, कुछ स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स, या बोल सकते हैं कि कुछ स्पेशल टाइप की चीजें देखने को मिल जाती है, जिसको हम लेबलाइजर बोल सकते हैं और स्टेबलाइजर बोल सकते हैं, ठीक है। सो मेम्ब्रेन के अंदर आपको लेबलाइजर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ये लेबलाइजर्स क्या होते हैं? लेबलाइजर्स का काम होता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन या जो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन है, उसको बेसिकली फ्रेजाइल बना दे, उसको इनस्टेबल कर दे, जिससे कि वो बस्ट हो जाए, ठीक है। सो ये क्या करता है? causes instability of the lysosomal membrane।
यानी मेम्ब्रेन के अंदर आपको लेबलाइजर देखने को मिलेगा। लेबलाइजर्स का काम क्या होता है कि ये मेम्ब्रेन को अनस्टेबल कर देता है, जिसकी वजह से वो बस्ट हो सकते हैं, और जैसे ही बस्ट होंगे सारे के सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या है पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर फैल जाएगा, और उससे क्या है सेल की डेथ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेबलाइजर, यानी लेबलाइजर के अलावा स्टेबलाइजर्स भी होता है। स्टेबलाइजर्स का नाम से पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, मेम्ब्रेन को स्टेबल करने का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, स्टेबलाइजेज द मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने का काम करता है, मेम्ब्रेन को रोकने का काम करता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट जनरली अगर हम बात करें कि कौन कौन से लेबलाइजर्स होते हैं और कौन कौन से स्टेबलाइजर्स होते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सिंपल सा आपको एक चार्ट बना के दे रखा है। ठीक है, तो जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन की बी हो गया, उसके बाद विटामिन के हो गया, ई हो गया, प्रोजेस्ट्रॉन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, बीटा एस्ट्राडायोल हो गया, यूबिक्विनोन हो गया, डिजिटोनिन हो गया, उसके बाद पॉलीन एंटीबायोटिक्स हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं, लेबलाइजर हैं। अगर सेल के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर इनका कंटेंट बढ़ता है तो जो बेसिकली मेम्ब्रेन है लाइसोसोम का वो अनस्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से वो बर्स्ट आउट हो जाता है, फट जाता है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, लेकिन अगर वही स्टेबलाइजर्स की बात करें तो जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, कॉर्टिसोन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, विटामिन हो गया, क्लोरोक्यून हो गया, इसके बाद फिनोथायजीन हो गया, या एंटीहिस्टामिन्स हो गया, हेपेरिन्स हो गया, ये स्टेबलाइजर है। ये इसके मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, स्टेबल बना के रखता है, सो दैट कि वो बर्स्ट ना हो सके। ठीक है, तो जनरली कि मेम्ब्रेन ये बर्स्ट कैसे क्यों होता है, इसके पीछे का भी हमें एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जैसे ही सेल के अंदर जो पीएच है उसका मान या जो उसकी वैल्यू है इंक्रीज होती है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें सिल्वर आयन हो गया, या आप बात करें जो आपका एच आयन है, कॉपर आयन है, इन सब का क्वांटिटी अगर सेल के अंदर एक्सट्रीम लेवल में चला जाता है तो ये जो लेबलाइजर्स होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये बेसिकली क्या करेंगे, लाइसोसोम के मेम्ब्रेन को फ्रेजाइल बना देते हैं, इनस्टेबल बना देते हैं, जिसकी वजह से वो फट जाता है। ठीक है, और फटने की वजह से जो उसके अंदर के जो सेल्स हैं उन सभी को डाइजेस्ट कर देता है, खत्म कर देता है। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक की जो चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर ये जो वाइटामिन है इनके नाम आपको याद रखना है, जैसे कि विटामिन ई का काम है स्टेबलाइजर, लेकिन ए बी के ई का काम क्या होता है, लेबलाइजर के तौर पे होता है। तो इनके नाम आपको अच्छे से याद रखना है। विटामिन के ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो इसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन टाइप के एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। तो लगभग यहाँ पर एंजाइम्स के 5 टाइप प्रेजेंट होते हैं। अदरवाइज अगर हम बात करें तो 40 से 50 एंजाइम होते हैं, लेकिन उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं 5 टाइप में। ठीक है, तो सबसे पहला अगर टाइप की बात करें तो पहला हो गया आपका न्यूक्लिएजेज। ठीक है, पहला जो टाइप हो गया न्यूक्लिएजेज हो गया। इसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, डीएनए और आरएनए के ऊपर एक्ट करता है। ठीक है, तो जनरली जो न्यूक्लिएजेज है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर वर्क करेगा, और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को ब्रेक कर देता है, जिससे मिलके बनते हैं, जैसे बेस हो गया, फॉस्फेट हो गया, पेंटोज हो गया। ठीक है, तो हमने पढ़ रखा है कि किसी भी न्यूक्लियोटाइड को अगर मुझे बनाना है तो एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए हमें चाहिए होता है पेंटोज शुगर। क्या चाहिए होता है, पेंटोज शुगर। उसके अलावा चाहिए नाइट्रोजनस बेस, और उसके अलावा चाहिए फॉस्फेट ग्रुप। जब ये 3 चीजें मिलती हैं तब जाके एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जनरली क्या होगा कि जैसे ही हम न्यूक्लिएजेज एंजाइम यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देगा। ठीक है, जैसे नाइट्रोजनस बेस हो गया, फॉस्फेट हो गया, पेंटोज शुगर हो गया, इस तरीके से इसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, अब इस न्यूक्लिएजेज में भी ये 2 टाइप के हो सकते हैं। एक हो जाएगा आपका एसिड राइबोन्यूक्लिएजेज, जो कि आरएनए पे वर्क करता है, उसको तोड़ देगा, और एसिड डी राइबोन्यूक्लिएजेज की बात करें तो ये डीएनए पे वर्क करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है फॉस्फेटेज या एसिड फॉस्फेटेज। तो फॉस्फेटेज या एसिड फॉस्फेटेज की बात करें तो ये बेसिकली फॉस्फेट एस्टर या मोनो, ये क्या होगा, मोस्ट फॉस्फो मोनोमर्स के ऊपर काम करता है, और इसको मोनोफॉस्फेट में तोड़ने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया एसिड फॉस्फोडाइएस्टरेज। ये क्या करेगा, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स या फॉस्फोडाइएस्टर्स को ब्रेक करता है मोनोफॉस्फेट्स के अंदर। ठीक है, लाइपेज की बात करें तो लिपिड पे काम करता है और लिपिड को फ्रेगमेंट्स में तोड़ देता है, ये काम याद रखना है। नेक्स्ट अगर एस्टरेज की बात करें तो फैटी एसिड एस्टर में ब्रेक करता है। फॉस्फोलाइपेज की बात करें तो फॉस्फोलिपिड्स में तोड़ेगा इसको, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर प्रोटीजेज की बात करें तो ये क्या करेगा कि प्रोटीजेज का काम क्या है, प्रोटीन्स पे वर्क करना, और उसको अमाइनो एसिड्स में ब्रेक करता है। नेक्स्ट है कैथेप्सिन। कैथेप्सिन बेसिकली क्या प्रोटीन पे वर्क करेगा और इसको अमाइनो एसिड में ब्रेक कर देगा।
कोलेजिनेज की बात करें तो कोलेजन पे वर्क करेगा, ये भी इसको अमाइनो एसिड में तोड़ देगा। पेप्टिडेज की बात करें तो पेप्टाइड्स पे वर्क करेगा, ये भी इसको अमाइनो एसिड में ब्रेक कर देगा, ठीक है। ग्लाइकोसाइड्स की बात करें तो ये क्या है, पॉलीसेक्राइड्स के ऊपर वर्क करेंगे, चाहे बीटा ग्लेक्टोसाइडेज हो गया, बीटा ग्लूकोरोनिडेज हो गया, या अल्फा आपका मैनोसाइडेज हो गया, या ग्लूकोसाइडेज हो गया, ये सारे के सारे पॉलीसेक्राइड्स पे वर्क करेंगे और उसको तोड़ के मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सल्फेटेज, ये क्या करेगा, सल्फेट एस्टर पे वर्क करता है और उसको क्या करेगा, आपके फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगा, उसके जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स है उनके ऊपर ये तोड़ देता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो जो आपका लाइसोसोम है वो पॉलीमॉर्फिज्म को शो करता है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, मेनी स्ट्रक्चर्स या मेनी फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है, मेनी फॉर्म, यानी जो आपका लाइसोसोम है वो अलग अलग टाइप के फॉर्म को शो करता है, ठीक है। तो अगर एक मैं लाइसोसोम की बात करूं, एक सिंपल सा लाइसोसोम की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो लाइसोसोम है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसा अभी हमने देखा था। एक हो जाता है आपका प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है। और प्राइमरी लाइसोसोम को हमने देखा था, इसका फॉर्मेशन डायरेक्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी बॉडी से हो जाता है। दूसरा आता है आपका सेकेंडरी लाइसोसोम, और जो सेकेंडरी लाइसोसोम है इसका फॉर्मेशन तब होता है, इसका फॉर्मेशन आपका तब होगा जब आपका प्राइमरी लाइसोसोम अटैच्ड होता है किसके साथ, फैगोसोम के साथ, या आप बात कर सकते हो रेजिडुअल बॉडी के साथ, रेजिडुअल बॉडी हो गया, या कि सेल ऑर्गेनल्स के साथ। जब सेल ऑर्गेनल के साथ अटैच होता है तो उसको हम ऑटोफेगस बोल सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, या पीनोसोम के साथ। तो इस तरीके से अगर प्राइमरी लाइसोसोम अगर किसी दूसरे स्ट्रक्चर्स के साथ अटैच हो जाता है तब उसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ से लाइसोसोम बना, ठीक है। अब यहाँ से मान लेते हैं अमीबा है, इसने फूड खाया, फूड खा के फैगोसोम का फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे ही फैगोसोम और लाइसोसोम आपस में मिल जाते हैं तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फैगो लाइसोसोम, और यही जो फैगो लाइसोसोम है इसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो सेकेंडरी लाइसोसोम्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, फैगो लाइसोसोम, रेजिडुअल बॉडी, ऑटोफेगस बॉडी, या पीनोसोम्स भी देखने को, पीनोलाइसोसोम्स भी देखने को मिल जाते हैं। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी लाइसोसोम्स और सेकेंडरी लाइसोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, रेजिडुअल बॉडी बेसिकली कैसे बनती है, जब मान लेते हैं फूड का डाइजेशन हो रहा होता है, फूड के डाइजेशन के बाद भी अगर कुछ पार्टिकल बच जाते हैं उसको हम बोलते हैं रेजिड्यू, ठीक है। अब रेजिड्यू और ये लाइसोसोम का ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे, रेजिडुअल बॉडी बोलेंगे। और रेजिडुअल बॉडी का काम क्या होता है कि जो भी वेस्ट है उसको सेल के बाहर निकालने का ये काम करता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। कभी कभी सेल क्या करता है, अपने ही सेल ऑर्गेनल्स को खत्म कर देता है, जिसको हम ऑटोफैगी भी बोलते हैं, ठीक है। ऑटो मतलब सेल्फ का डिस्ट्रक्शन करना, ठीक है। और ये सेल का जो डिस्ट्रक्शन होता है वो तब होता है जब सेल बहुत ज्यादा पुराना हो जाता है, बहुत ज्यादा ओल्ड हो जाता है, उस केस में इसका क्या हो जाता है, ऑटोफेगस या ऑटोफैगी हो जाता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो पूरा का पूरा ये जो प्राइमरी लाइसोसोम्स का ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसे बनता है, सेकेंडरी लाइसोसोम्स क्या होता है, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ध्यान रखना है कि प्राइमरी लाइसोसोम, फैगोसोम, रेजिडुअल बॉडी, सेल ऑर्गेनल या पीनोसोम के साथ अटैच हो जाएगा तब उसको क्या बोलने लग जाते हैं, हम सेकेंडरी लाइसोसोम बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में, ठीक है। सो अगर हम इसे कुछ फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्टली मैंने इसको ट्यूबुलर फॉर्म में बना दिया है जिससे कि आपको याद करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो जो पहला फंक्शन है जो आपको याद रखना है वो है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। यानी इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब क्या है कि सेल के अंदर ही डाइजेशन, ठीक है। यानी इनसाइड द सेल, डाइजेशन इनसाइड द सेल, डाइजेशन इनसाइड द सेल, यानी सेल के अगर अंदर डाइजेशन होता है तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोलेंगे। तो जनरली क्या है, जो डाइजेस्ट फूड पार्टिकल्स होते हैं या फिर जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का यूज करके उनका ब्रेकडाउन होता है और उनको सेल के अंदर तोड़ दिया जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं,
इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। तो जनरली आपका ये जो आपका लाइसोसोम है, इसका काम होता है बैक्टीरिया, वायरस या उसके अलावा जितने भी अदर फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट ऑटोफैगी का मतलब क्या होता है, अपने ही सेल का डिस्ट्रक्शन करना, ठीक है। तो जनरली क्या है कि बॉडी के अंदर जो वॉर्न आउट या टीयर आउट सेल्स होते हैं, इनको ये क्या करेगा, ये जो लाइसोसोम है उसको बेसिकली डीकम्पोज कर देता है, उसको खुद से ही डिस्ट्रॉय कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑटोलिसिस, ठीक है। ऑटोलिसिस का मतलब क्या है कि अगर पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर दिया जाए, जिसको हम सेल डेथ बोल सकते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑटोलिसिस। और जब ऑटोलिसिस लाइसोसोम करता है तब उसको हम सुसाइडल बैग भी बोल सकते हैं, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है टिश्यू रिमॉडलिंग। टिश्यू रिमॉडलिंग का मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो कि बोन्स की बात करें तो बोन के अंदर आपका ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं, जिसके अंदर बेसिकली क्या है, उसको रीशेप करने में, रिकंस्ट्रक्शन करने में ये हेल्प करता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। बोन के रीएब्जॉर्प्शन में जैसे ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं, उसके अंदर लाइसोसोमल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उसको एक प्रॉपर शेप देने का काम करते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट को डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन की बात करें तो स्पर्म के ऊपर एक्रोसोम आप देखते हो, उसके अंदर बहुत सारे आप देखेंगे कि लाइसोसोमिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जब वो स्पर्म एग के साथ पेनिट्रेट करता है तो उसके ऊपर आपने देखा होगा कि एग के ऊपर आपको यहाँ पे कोरोना रेडिएटा देखने को मिलता है, उसके जस्ट नीचे जोना जोना पेलुसिडा देखने को मिल जाता है, फिर सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। तो इन लेयर को डाइजेस्ट करने के लिए जो एक्रोसोम है उसके ऊपर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और वे एंजाइम्स उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वेस्ट रिमूवल। तो सेल के अंदर जितने भी जो सेलुलर डिब्रिस होता है, जिसको रेजिडुअल बोलते हैं, उनको ये क्या है, सेल के बाहर निकालने का काम करता है, जिसकी वजह से इसको क्लीनिनेस में भी ये हेल्प करेगा, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्या है कि लाइसोसोम्स की वजह से कुछ डिजीज भी हो सकती है, जैसे कि टे शेक डिजीज हो गया, ठीक है। और ये इसमें होगा क्या कि जो हेक्सोनामाइनिडेज एंजाइम ए है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा बात करें तो गॉशर डिजीज हो गया, उसके अलावा पॉम्पे डिजीज हो गया, नीमेनपिक डिजीज हो गया, फेब्री डिजीज हो गया, हॉलल सिंड्रोम हो गया। तो यहाँ पर बाकी सारी चीजें आपको देखने को, मतलब यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है। उसके अलावा कुछ जो डिजीज है उनको एक बार और देख लेते हैं, जैसे कि बात करें तो यहाँ पर ब्लड कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर भी हो सकता है, अर्थराइटिस हो गया है, अर्थराइटिस हो गया, ये सारी डिजीजेज भी क्या होती हैं आपके सिंपल से लाइसोसोम्स की वजह से होती है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो लाइसोसोम है आज वो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। होप आपको सारी चीजें से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।